इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और शुरू हो चुका है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, एक ऐसा शो जिसमें हम ऐसी शख्सियतों से रूबरू होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत। सर, आप जैसी पर्सनैलिटी जब स्टूडियो में होती हैं तो सुनने वालों के एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि एक IAS ऑफिसर, जिंदगी एकदम स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से भरी हुई आज हमारे बीच है, तो डेफिनेटली लाइफ से बहुत सारी सीख हमें मिलती है। तो सबसे पहले शुरुआत से ही कर देते हैं। आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपका जन्म हुआ, माता पिता कैसे, कहाँ काम करते थे, किस सर्विस में थे, भाई बहन कितने? जी। जन्म का सवाल जहाँ तक है, जौनपुर जिले में, जी, जौनपुर जिले के सिविल हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ था। जी। और शुरुआती एजुकेशन हमारी जो कहा जाए कि गांव की है। अच्छा। मैं दो जगहों से बिलोंग करता हूं, बहराइच से और जौनपुर से। जी। तो बहराइच हमारी एजुकेशन हुई, हमारे प्राइमरी पाठशाला में पंडित जी पढ़ाया करते थे। उसी बीच में कई बार मैं जब इधर आ गया ननिहाल में, अपने यहाँ जौनपुर में, तो स्कूलों में जैसा होता था उस ज़माने में कि वहाँ से नाम कटा करके वहाँ लिखवा दिए, वहाँ पढ़ने लगे। तो ये सिलसिला चलता रहा 8वीं तक। अच्छा। तो 8वीं हमारी फाइनली हुई गांव के स्कूल से, वहाँ पे जौनपुर से। अच्छा सर, एक चीज़ बीच में पूछना चाहूँगा। जैसे कि आजकल के ज़माने के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ रहा है, नर्सरी शुरू की है, तभी से ABCD शुरू कर दिया। क्या ये सच्चाई है कि 8वीं क्लास तक इंग्लिश शुरू ही नहीं होती थी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस प्रारंभिक हम लोगों की जानकारी में ABCD वगैरह हो जाया करती थी। अच्छा। हाँ, कुछ हम लोग पहचान लिया करते थे, भाई इंग्लिश है, ये हिंदी है जी, और कोई पढ़ाई जैसी कोई ऐसी बात नहीं। क्या बात है। हाँ। तो 8वीं में इंग्लिश था, विषय था, लेकिन वो बेसिक लेवल पे ये था कि बोलने की कैपेसिटी नहीं होती थी। बस आपने लिख लिया, आपने इमला लिख लिया, इमला बोलते थे हम लोग। हाँ, डिक्टेट किया आपने तो हमने लिख लिया, अच्छी राइटिंग बना ली। बेसिकली ये था जी। और कुछ थोड़ी बहुत समझ डेवलप हुई कि हाँ, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, बस। और भाई बहन आपके साथ? हाँ, भाई बहन हमारे, मैं 2 छोटे भाई हमारे हैं जी। तो वो तो खैर गांव में नहीं पढ़े। फिर उसके बाद फादर हमारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री की जॉब में आ गए थे गोरखपुर में जी। तो वो उनकी सारी पढ़ाई गोरखपुर में हुई। और 8वीं के बाद फिर फाइनली हमारी एजुकेशन गोरखपुर से ही शुरू होती है। जी। तो गोरखपुर में हमने ग्रेजुएशन किया, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया MA इकोनॉमिक्स। तो उसी दौरान ही हमारे दिमाग में एक कीड़ा रेंगने लगा कि सेना में जाना चाहिए। अरे वाह! इससे पहले कि आपके सेना के जाने का सफर की हम शुरुआत करें, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा सर कि जब छोटे भाई बहन, हमने अक्सर ये देखा है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं हम बड़े बच्चे पे आते हैं चाहे वो गांव में पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज करने को लेके हो, चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके हो। तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि हमने गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है, भाई लोग इतना करें, कभी कंप्लेन की मम्मी पापा से? और वो ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और गांव की पढ़ाई अच्छी पढ़ाई थी। वहाँ हमारे पंडित जी पढ़ाया करते थे गांव में, मारते वारते भी थे और ठीक ठाक पढ़ाई करते थे। पंडित जी बहुत मारा करते हैं। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कभी इस बात का अफसोस हुआ हो कि मैं गाँव में पढ़ा हूँ। अरे वाह, क्या बात। कभी भी नहीं। और उसके बाद बल्कि 8वीं का अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड, तो 8वीं में हमारे जिले में, जो उस समय जिलों की मेरिट हुआ करती थी, तो 8वीं में जिले में पहला नंबर था मेरा। अरे वाह, क्या बात है। तो अब ये हो गया। और भी लड़के थे अच्छे, लेकिन अब चांस की बात है, 2-1 नंबर से मैं आगे हो गया। तो इस तरीके से पढ़ाई थी, कंपटीशन था, उस लेवल का कंपटीशन था और मेहनत थी। राइट। ऐसा नहीं था कि मुंशी जी वगैरह जो है हम लोगों के जो थे वहाँ पे 8वीं में या 7वीं 8वीं में, वो बड़ी मेहनत करते थे हम लोगों के साथ। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी तरीके से गाँव का स्कूल है तो कम पढ़ाई हो रही हो, ऐसा कोई एटीट्यूड ऐसा था ही नहीं। मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी मैथ थी हम लोगों की। क्या बात है। जो कि शहरों में ऐसा नहीं, जो मीडियम चेंज करने का सिस्टम बन गया कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा जाएगा। अब हम लोग बेसिकली, या सभी जो इंडियंस हैं, हम लोग भारतीय, अपनी भाषा में वी फाइंड इजी, आसानी रहती है हम लोगों को अपनी बात को कहने में, समझने में। अगर आप उस चीज़ को आप हिंदी में समझाएंगे 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, तो हम बहुत बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर पाएंगे जी। तो जो हमें भाषा से स्ट्रगल करने में जो हमारी कैपेसिटी जाती है, क्षमता हो जाती है, वो हमारी ग्रैस्पिंग पावर को कम कर देती है। राइट। तो हम लोग एक ही चीज़ पकड़ सकते हैं, या तो हिंदी भूल जाएं या अंग्रेजी को ही पकड़ लें। तो वो एक
प्रॉब्लम जो है इंग्लिश स्कूलों में आती है कि न उनकी हिंदी अच्छी रह जाती है, ना अंग्रेजी उस स्तर तक पहुंच जाती है। राइट। तो आप जैसे पढ़ने में बहुत स्टूडियस रहे हैं, बहुत मेहनत आपने की है, तो जब जैसे बच्चा 8th क्लास पास करता था उस समय में, तो उसके मम्मी पापा की बड़ी इच्छा हुआ करती थी कि हमारा बच्चा जो है या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो MA इकोनॉमिक्स से करना, और ये कभी मम्मी पापा ने ऐसा बोला कि अरे बेटा क्या कर रहे हो, इतने अच्छे पढ़ाई में हो और ये वाले सब्जेक्ट आगे लेने की सोच रहे हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ये ऐसा कुछ हुआ, लेकिन फादर को हमने कन्विंस क्लियर कर दिया था कि ये बल्कि लोग कोई पूछने आते थे हमसे क्या फादर से कि किस लाइन में जाएगा ये, डॉक्टरी में या इंजीनियरिंग में। तो क्या ऐसी पूछो, इन्हें डॉक्टर बनना चाहता है न इंजीनियर बनना चाहता है, ये दोनों का बाप बनना चाहता है। तो MA जब इकोनॉमिक्स से आपने की और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आप टॉप किया, है ना, यूनिवर्सिटी टॉप की, तो उसके बाद में ज़्यादातर इस जगह पर जो स्टूडेंट पहुंचते हैं उनका एकेडमिक पर ही जोर होता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे या रिसर्च करेंगे, या किसी यूनिवर्सिटी में हमारा सपना है कि हम यहाँ VC के डेजिग्नेशन पर जाएं। तो उस समय इतना सब कुछ अचीव करने के बाद आपके मन में ख्याल आर्मी में जाने का आया, कैसे? वो देखिए, ये जो बात अभी आपने कही है कि ये ड्रीम होता है एकेडमिक्स में जाने का, जी, ये ड्रीम हमें छोड़ करके बाकी सबको था। अच्छा। मैं सोचता था कि टीचिंग जॉब, मतलब जो हमारे टेम्परामेंट के लिहाज से, मैं एक फील्ड में एक्टिव रहने वाला, उस टाइप की सोच रखने वाला आदमी था। ओपननेस, हम क्या क्लास में वही इकोनॉमिक्स की परिभाषा जैसे हमारे मुखर्जी साहब पढ़ा रहे हैं या BK सिंह साहब पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हमारे जी, हम भी पढ़ाने लगेंगे ऐसे ही। फिर शुरू करेंगे JK मेहता की परिभाषा क्या दिया है, इसमें इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा, हमका वही रूटीन, वही सब्जेक्ट, कहाँ तक ये तो बोरिंग है ये। तो हर एक आदमी इस बात को जानता था कि ये प्रोफेसर बनेगा जी, लेकिन हमारी थिंकिंग हमने अपने तक रखी जी कि हम क्या सोच रहे हैं। तो ये बात आपने अपने दोस्तों या किसी में भी शेयर नहीं की थी? नहीं, ये आर्मी में जाने वाली बात असल में था ये कि आर्मी में जाने की थिंकिंग डेवलप हुई बहुत पहले से, चूँकि हमारी फैमिली में कोई आर्मी से है नहीं दूर दूर तक, तो एक रोमांटिक फीलिंग थी कि सेना, फौज, और एक नेशनलिस्ट वाली फीलिंग आमतौर पे होती भी है सभी में, यूथ में। तो अब उसे ज़मीन पर उतारना है। एक तो है कि आपने सपना देखा, फिल्म देखी, बड़ा अच्छा है, फौजी लड़ रहे हैं और सीमा 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, उसके बाद आप भूल गए, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें लिंगर कर जाती हैं। तो ये चीज़, जैसे कि हम लोग लेख लिखते थे, आर्टिकल्स वगैरह, कि जो है सेना में जाना चाहिए और राष्ट्र सेवा की भावना, 3 साल या 5 साल सबको सेना में रहना चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं अक्सर आती हैं। हम लोग आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं बचपन में इस तरीके से, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस वगैरह के बारे में। तो अब सवाल ये है कि वो चीज़ जो हम लोग लिखते रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कहीं पे अटक जाए तो आपके लिए समस्या बन जाती है। बिल्कुल। तो आप सोचते हैं कि भाई नहीं, ये बात यार मैं फर्जी लिख रहा था क्या, मैं झूठ लिख रहा था। तो एक अपने को वो चीज़ जो है हांड करती है। तो लेकिन समस्या ये है कि भाई आर्मी में जाइए तो फिर ज़िंदगी पूरी आर्मी में बीते। बिल्कुल। तो ये चीज़ कई बार डिस्टर्ब करती थी, यार तो समाज से कट ऑफ हो जाएंगे, आर्मी में ही कैंट की लाइफ बार। तो उस दौरान जब विज्ञापन हमने देखा शॉर्ट सर्विस कमीशन का, तो इससे मैं थ्रिल्ड हो गया। मैंने कहा 5 साल की सर्विस करके मैं सिविल में आ जाऊँगा वापस। तो सर, जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि MA इकोनॉमिक्स से करने के बाद, यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद आपके मन में आया कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। तो कहाँ से ये फीलिंग आई और किस तरह से आप इसमें आगे आए? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था आपसे कि जब हमें ये ऑप्शन दिखा अखबारों में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन का कि 5 साल के लिए हम जा सकते हैं, तो ये जैसे कि मुझे लगा कि जो मैं सोचता था ये तो वही है ही है, ये तो वही स्कीम है, वही योजना है। तो उस समय मेरी एज थी 19 साल। अच्छा। अब 20 साल की एज में इसके लिए शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई मैं कर सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि MA हमारा ख़त्म होते होते मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एग्ज़ाम देने के लिए। करेक्ट। तो बल्कि MA ख़त्म होने से पहले ही एग्ज़ाम का टाइम आ गया, विज्ञापन वगैरह आ गया था, तो हमने फॉर्म भरा, रिटन एग्ज़ाम दिया, रिटन को इंटरव्यू कॉल आ गई SSB की, और वो करीब परीक्षा हमारी हो गई थी MA की, MA फाइनल की। और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद मैं भोपाल गया था इंटरव्यू के लिए। तो आर्मी का SSB का इंटरव्यू बड़ा जो कहा जाए कि एलोबरेट होता है, उसमें हर एक चीज़ साइकोलॉजी से लेकर के फिजिकल लीडरशिप वगैरह कई तरह की चीज़ों के टेस्ट होते हैं, और वो 4 दिन चलता है। चौथे दिन फिर इंटरव्यू होता है, और फाइनली सबसे अच्छी बात है कि आपको रिजल्ट वहीं बता देते हैं। अच्छा। हाँ,
आपको आखिरी दिन असेंबली होती है, उसमें आपको रिजल्ट बता दिया जाता है आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। अच्छा, धड़कनें बढ़ रही होंगी फिर तो। तो जो है हम सेलेक्ट हो गए जी। और बल्कि उसमें जो बाद में जब अखबारों में आया तो हमारी 28वीं या 29वीं पोजीशन भी थी। अच्छा, ऑल इंडिया मेरिट। अरे वाह, क्या बात है। तो अब ये बात जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो अब वापस गोरखपुर आने के बाद मैंने फिर दोस्तों को बताना शुरू किया, तो लोग शौक में आने के, यार तुमको तो लेक्चरशिप की लाइन में जाना चाहिए आपको रिसर्च करना चाहिए था जी। आपके लिए तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब वो तो आपके लिए पूरी तैयारी किए हुए हैं कि आपको कहीं किसी डिग्री कॉलेज में लगा देंगे लेक्चरशिप में, और आप ये आर्मी में जाने वाली बात हो रही है। तो हमारे प्रोफेसर वगैरह ने भी, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, क्या बताइए ये फौज में जा रहे हैं श्रीमान जी, ये इनका हाल देखिए। तो लेकिन वो हमारा वो रिजॉल्व हटा नहीं, हमें सब ने बताया कि ये बहुत टफ लाइफ है, बहुत मुश्किल है। कई लोग जो एनसीसी वगैरह जुड़े हुए थे उन्होंने भी हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश की। अरे मैंने कहा हम 5 साल के बाद आएंगे ना, घबरा क्यों रहे हैं। अच्छा, हमारी ये थिंकिंग थी कि 5 साल मैं रहूँगा आर्मी में, और उसके बाद चूँकि मैं ये सोचता था कि 5 साल रहने के बाद मैं फिर सिविल के लिए एलिजिबल रहूँगा बहुत सी चीज़ों के लिए। राइट। क्योंकि 20 साल की एज में सिलेक्शन हो गया तो 25 साल या हद से 25-26 साल तक हम मुझे वापस आ जाना। उस समय आईएएस की एज लिमिट 28 साल थी जी। हम कहा 3 क्लियर कट चांसेस जो मिलते हैं वो हमें मिलेंगे, उस समय 3 चांसेस हुआ करते जी। और स्टेट सर्विसेज की लिमिट और ज़्यादा थी। तो हमने कहा सिलेक्शन तो आमतौर पे 25-26 की एज में होता ही है, 27 तक होता है। तो मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि 21 साल में पीसीएस आईएएस होने जा रहा हूँ जी। तो वो पीरियड जो कि लगता है टाइम लैग, वो हमारा आर्मी बीतेगा, क्या मुश्किल है बहुत। और हमें एक एक्सपीरियंस होगा एक इस देश की उस सेवा का जो देश की सबसे एफिशिएंट सर्विस है, जो नेशनल कॉज के लिए डिवोटेड है। राइट। तो उस सेवा में रहने के बाद अगर मैं प्रशासन में जाता हूँ तो मेरे ख्याल से हमारे लिए हर चीज़ में हेल्पफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, एक पर्सनैलिटी के एंगल से भी अच्छा रहेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में भी कहीं मैं जाता हूँ तो मैं एक आर्मी अफसर रहा हूँ तो शायद उसका इंटरव्यू वगैरह में भी एडवांटेज हमको मिलेगा, ये चीज़ें मैं सोचता था जी। और साथ ही साथ मेन अट्रैक्शन ये था कि आर्मी में जाना और आर्मी के जरिए से देश को और जो भी हमको एक्सपोजर मिलेगा वो एक हमें बहुत बड़ी बात लगती थी, क्योंकि हम लोग कन्फाइंड थे, गांव से आए जी। उसके बाद गोरखपुर एक कस्बा ही कहेंगे उस ज़माने में, अब तो खैर बड़ा हो गया है। तो वहाँ से निकल करके एक जो कहा जाए कि राष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, आइडियाज़ का मतलब कि जो आपके ड्रीम्स हैं कि हम सेना में जाएंगे, वर्दी पहनेंगे और इस तरीके से एक जो हम लोग देखते रहे हैं आमतौर पे कि बॉर्डर पे क्या सीन होता है, क्या नहीं होता है, क्या कुछ होता है, और बड़ी बड़ी बातें सुनते रहें, तो उसको हम लोगों को एक देखने का, करीब से देखने का, उस लाइफ को देखने का मौका मिलेगा जी। तो ये सब अट्रैक्शन थे। और उसके अलावा बाद में जब मैं आता हूँ सिविल साइड में तो नथिंग इज़ लॉस्ट, ठीक है, 2-4 साल आगे पीछे हो गया हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जी। तो हमारे पास परस्यू करने के लिए कोर्सेज हैं, रास्ता है। अच्छा, जब मैं ट्रेनिंग में गया तो फिर वहाँ ये रिजल्ट आया कि मैं टॉप कर गया। अरे वाह। यहाँ फिर खोज मची कि कहाँ गए बोला उनको खोजो। तो ये हो गया तो फौज में तो सर पीट लिया लोगों ने कि यार कमाल है, ये यहाँ पे उसका बयान लगा रहे थे यूनिवर्सिटी में ये जो वहाँ बैठा हुआ फौज में। खैर वो कोई अफसोस जैसी बात नहीं थी, वो एक मज़ेदार एक्सपीरियंसेस थे जी, जो कि लोगों के बाद में हमने सुने अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो ये था तो आर्मी में जाने की कहानी। आर्मी में मैं गया, पहली पोस्टिंग, ट्रेनिंग बहुत टफ, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग होती है वो 10 महीने की होती है। अच्छा। तो और 160 थे हमारे कोर्समेट्स वहाँ पे, और ओटीएस था उस समय, अब एकेडमी हो गया है जी। तो वहाँ पर 10 महीने की ट्रेनिंग, 160 का कोर्स, और उसके बाद वो बहुत टफ ट्रेनिंग। इतनी टफ ट्रेनिंग का अंदाजा नहीं था। लोग जैसे कोई चीज़ आप को बताई जाए सब बहुत मुश्किल है, तो बताना एक होता है, लेकिन उसको और जब आप पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि ये मतलब था टफ। ऐसे ही बात नहीं हो रही थी। हाँ, तो अब आप इस बात को ये समझिए कि जो भी एक्सेस बैगेज था, वेट था हम लोगों के शरीर में, कहीं चर्बी भी जो है, कहीं कुछ थोड़ी बहुत अगर रही होगी उस एकेडमिक बैकग्राउंड के बावजूद, तो वो पहले मैं समझता हूँ कि 2.5-3 महीने बिल्कुल जैसे गल के ख़त्म हो गई। क्या बात। अब हड्डियाँ थीं और मांसपेशियाँ थीं, और मांसपेशियाँ नई नई हम लोगों को
देखने को मिल रही थी कि जो हमें अंदाजा नहीं था कि यहाँ ही कोई पेशी होती है। जी बहुत टफ लाइफ, रूटीन बहुत टफ, और बल्कि हमारे सीनियर जो है बहुत रगड़ा दिया करते थे। कई जो है इतने नर्वस हो जाया करते थे, कुछ तो मैं समझता हूँ कि 10-15% लोग भाग भी गए वहाँ से ट्रेनिंग के दौरान। तो ये हुआ ट्रेनिंग, हमारे जो सीनियर्स का ये कहना था कि तुम पकड़ गए पाकिस्तानियों के बीच में सपोज, तो ये टफनेस नहीं होगी तो कैसे हैंडल करोगे तुम। तो वो सब चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि झेलते रहो बेटा। तो आपका कभी ऐसा डामाडोल मन नहीं हुआ कि इतनी कठिन मेहनत करने के बाद अब चले जाएं, हम टॉपर कहाँ घर में रहने वाले और इतना सब कुछ कर रहे हैं? रोज डामाडोल होता था। आप जब जाएंगे ट्रेनिंग में जी, तब आपको अंदाजा लगेगा जी कि कितना भी टफ रिजॉल्व हो तो आपका मन तो हिल जाता है यार कहाँ फंस गए। बल्कि कई जो हम बैठ कर रोया करते थे आपस में हम लोग कि यार कहाँ फंसे यार, बताओ जरा, यहाँ दिन रात का जो रगड़ा बड़ी मुश्किल है। तो जैसे होता है तो लेकिन सवेरे रिजॉल्व, फिर वही आपको अफसोस करने की फुर्सत नहीं थी। इस हद तक टाइट रूटीन था। बल्कि ये था शेड्यूल 3 महीने, शुरुआती 3 महीने का मैं आपको बताऊं, तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा आप सोचने की कैपेसिटी नहीं थी कि आप अगला हमें क्या करना। सोना उठना, नींद आवश्यक है बॉडी के लिए, मतलब खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइजेस, तुरंत ही रगड़ा चालू, तुरंत ही दौड़ा दिया गया। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों के कि इतने घंटे सोना बहुत आवश्यक है। मुझे कोई बताता था हम लोगों को कि 6 घंटे सोना, कोई 6 घंटे नहीं 6 घंटा क्या होता है। खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। खाने के तुरंत बाद रगड़ा चालू, निकले मेस से उसके बाद तुरंत ही रगड़ा चालू वहीं पर बजरी पे ही, गिट्टियों पे ही। तो वो सब चीज़ें बहुत से कॉन्सेप्ट बदल दिए कि आपका रूटीन कुछ भी हो सकता है, आपको कोई चीज़ आपको टैबू नहीं, कोई भी चीज़ आपको कभी भी करनी पड़ सकती है। करेक्ट। तो ये एक बेसिक एक इनग्रेंड किया गया हम लोगों के दिमाग में इन चीज़ों के माध्यम से कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रूटीन फॉलो करना है कि नहीं साहब 10 बजे निकलेंगे, कुछ नहीं, क्या 10 बजे चलिए अभी। तो आर्मी में को इमरजेंसी में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और हमेशा इमरजेंसी रहती है आर्मी में, कहीं भी आप रहेंगे तो आपको हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। तो वो सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग में, हमारी एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती है फिजिकल के साथ साथ, जो हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार रखती जी। तो वो चीज़ आवश्यक। अब सिविल में आने के बाद वो ट्रेनिंग छूटी नहीं, वो साथ रही हमेशा। वो इस हद तक डीपली सीटेड ट्रेनिंग होती है आर्मी की, तो आपको छोड़ नहीं सकती कभी ना, आप उसको छोड़ पाएंगे, वो आदत में, वो आपके स्वभाव का हिस्सा हो जाती है। जी। तो ये है सबसे बड़ी बात जो आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि टीम लीडरशिप और किस तरीके से लीड करना है अपनी टीम को, अपने लोगों को, टू द एक्सटेंट, इस सीमा तक आपकी टीम मोटिवेट हो कि आपके लिए प्राण देने को तैयार है। राइट। ये कोई आदेश से नहीं होता, कोई आदेश शासनादेश से नहीं होता है कि आप जो है अपने को बलिदान कर देंगे। वो तो हमारी लीडरशिप पे है। एग्जैक्टली। तो किस तरीके से जो है पूरी टीम काम करेगी, ये काज है, ये करना है, इस पहाड़ी पे कब्जा करना है, या जो भी उद्देश्य आपको दिया, जो भी काम आपको दिया गया, या यहाँ पर ये संदेश वहाँ पहुँचाना है, तो उसका अनुपालन करना है। और चाहे वो प्राण पर, जान पर खेलना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये इस हद तक मोटिवेट होना आर्मी में ये इसलिए होता है कि वो लीडरशिप का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अगर आप में ये क्षमता है अपनी टीम को मोटिवेट कर पाने की, तो आप सिविल साइड में आएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में, वो क्षमता तो आपके साथ रहेगी। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम लोगों ने देखा, और वो चीज़ आपको वो क्षमता भी देती है कैसे अपनी टीम की, अपने लोगों की परवाह की जाए। हमने कभी भी अपनी सिविल सेवा में अपनी किसी गलती के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी गलती के लिए, जब मैं SDM रहा, ADM रहा, कभी भी अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर नहीं थोपा, भले उसकी गलती रही हो जी। ये कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि हमने जो है जो भी गलती किसी से हो गई, हमारे स्टाफ से हो गई, तो कहीं पर भी हमने ये नहीं कहा कि ये इसकी गलती है, इसको खड़ा करो सामने, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जानबूझ करके की गई गलती नहीं है, हो गई जिस भी तरीके से, इसका इंटेंशन गलत नहीं था जी। ऐसे लोगों को कभी हमने पनिश नहीं होने दिया। तो लोग कई बार कहते थे भाई आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, ये उसकी गलती थी, अपना ठीक है झेलेगा वो। मैं कहा नहीं यार, उसकी मंशा नहीं थी, ऐसी मंशा नहीं थी उसकी, वो हो गया बस, चलिए हो जाता है। तो कह रहे आप तो फंसा रहे अपने को। तो इस टाइप की लोग जो हमारी सिविल में साइकोलॉजी है, उसको हमने हमेशा नेगेट किया है। कहा नहीं, उसकी गलती नहीं, उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हम देखेंगे ना इसे जी। तो ये चीज़ हमें कहाँ से है? अक्सर हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है सिविल साइड में, सिर्फ इसलिए कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को छोड़ नहीं पाए जी। सिर्फ इस वजह से कि हमें अपना लीडर मानता है, वो हमारा सबॉर्डिनेट। सर आपकी चीज़ से ये एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, कई मर्तबा आज की अगर हम लाइफ को देखते हैं, जब जहाँ कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, या
लालाओं के यहाँ काम करते हैं, सो कॉल्ड कंपनीज में। हाँ। तो वहाँ पे लोग जो हैं एक लीडरशिप को अच्छी तरह से कैरी नहीं कर पाते। इवन जो आपने बात कही है कि किसी की भी गलती को अपने सिर पर ले लेना या फिर अपनी टीम को बचा के रखना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि एक लीडर में होनी चाहिए। और जब ये बात चली है तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन टीम को कहीं ना कहीं मैनेज करने में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हमारे बीच बैठी हुई हैं, कोई ऐसा गुरु मंत्र बताएं कि अपनी टीम को हमेशा, जैसे आपने आर्मी में भी कहा है कि तमाम आपके सेना के जो जवान हैं वो आपकी एक आवाज़ पे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए एक प्रॉपर लीडर की भूमिका निभा सकते हैं? किसी भी सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए कि ज़िले में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ की सिचुएशन बन रही है, जिसमें मैं बांसगांव का SDM हूँ जी। अब होता यह है कि नदी का पानी बढ़ रहा है, रिपोर्ट आ रही है आपके पास, अब बांध के ऊपर दबाव बन रहा है, अब बांध के ऊपर काम चल रहा है। अब बांध पे सिंचाई विभाग के लोग हैं, अपने राजस्व विभाग के भी कर्मी हैं, गांव के भी लोग हैं। तो एज ए SDM अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये भी हो सकती है कि आप बैठ करके वहाँ ऑफिस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ से कौन सी टीमें आ गई, कहाँ से नावें आ गई, कहाँ से राशन की व्यवस्था हो रही, कहाँ से क्या हो रहा है, और कितनी टीम लगे हुए हैं, कितने लोग लगे हुए हैं, और क्या कुछ हो रहा है। इसके साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप जा कर के बांध पे खुद खड़े हो गए, और जो वहाँ पर बांध का कटान हो रहा है वहाँ पे खुद आपने उसको सरप्राइज करना शुरू किया कि भाई इस कटान को कैसे रोका जाए, क्या करें, इधर मिट्टी डालो, इधर गिराओ, इधर बोरियाँ गिराओ। वो टेक्निकल आदमी आप नहीं हैं, लेकिन आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं इस तरीके से, मौके पर लीडरशिप को लेकर के। क्या बात, इस टाइप की सिचुएशन में जो कि क्रिटिकल हो रही है, आपके जाने से बांध अगर कट रहा है तो रुक नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि आपके वहाँ होने से यह है कि अगर वो एज पर है और ह्यूमन एफर्ट से उसको अगर हम रोक सकते हैं तो हम उससे रोक भी ले जाएंगे। तो ये भी है, मतलब जो मार्जिनल जो डिफरेंस है वो आपकी लीडरशिप वहाँ पे काउंट करती है। राइट। अच्छा, उसके मान लीजिए आपके होने के बावजूद नहीं कट पाया, तो लीडरशिप इसमें हो सकती है गाँव को बचाया जाए, लोगों को बचाया जाए, कितना सेव किया जाए, नामे कहाँ कहाँ है, क्या है। तो वो चीज़ें फील्ड में रहने से, आप चूँकि आर्मी में है तो आप फील्ड में है, बेसिकली ऑफिस वर्क नहीं है वो। राइट। लेकिन तो उस तरीके फील्ड में रहने का एक्सपीरियंस ये होता है कि जब आपके 100, 150, 200 लोग हैं, बहुत से लोग और आपके साथ आ जाते हैं कि भाई SDM साहब वहाँ बंधे भी खड़े हुए हैं, खुद खड़े हुए हैं, गांव के लोग आ जाते हैं, तो वो आपकी उस लीडरशिप से इंस्पायर होते हैं, और इससे प्रशासन का काम, हमारे प्रशासन का काम बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है, जो कि अदरवाइज आप ऑफिस में बैठ करके डायरेक्शन दे रहे होते हैं, लेखपाल को भेज दिया या कानूनगो साहब को भेज दिया, तो उनकी एक लीडरशिप की क्षमता है, सीमाएँ हैं उनकी। राइट। जो आप इंस्पायर कर सकते हैं वो क्षमता उनमें नहीं है। और SDM का मौके पर पहुंचना, क्राइसिस में लेना, पैंट चढ़ा करके पानी में घूमना, और ये इंश्योर करना कि भाई ठीक है, इधर इतने आदमी हैं, गांव के इतने आदमियों को और ले आइए, चाहिए बुलाओ सबको, यहाँ पे सब यहीं आ जाए, वो ताकत देता है। हाँ, तो वो शक्ति देता है। तो इस प्रकार के काम हम लोग करते रहे हैं, और SDMs करते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि चूँकि मैं आर्मी से मैं ही करता हूँ जी, यहाँ पर भी हमारे प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं जो कि पर्सनल लीडरशिप से चलते हैं जी। लेकिन आर्मी इस चीज़ की तरफ आपको अपने आप पहले से ही मोटिवेट करके रखती है। हम लोगों को वो सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो हम लोग सीखे सिखाए रहते हैं जो भी आर्मी से प्रशासन में आया। क्या बात है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी का पता चला है। मतलब कहने का यही है कि तमाम ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन जब वक्त पर उनकी ज़रूरत होती है तो घर बैठे वो फ़ोन पे कहते हैं, अरे तुमने वो नहीं किया, वहाँ जाओ, फटाफट जाओ, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रही है, जाओ और वहाँ पे देखो जाके। लेकिन अच्छा लीडर वही होता है जो खुद आगे चलकर उन तमाम लोगों को मोटिवेट करता है कि देखो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तो ये काम मिल के करते हैं। तो ये होती है एक लीडरशिप क्वालिटी। और कुछ पदचिन्ह बनाते हैं। मैं मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं श्री R. विक्रम सिंह, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, आज हमारे बीच मौजूद हैं। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है उनको हम बता दें कि सर हमारे बीच मौजूद हैं। MA में टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, फैसला लिया कि हमें एकेडमिक में कुछ नहीं करना है, हमें देश की सेवा करना है, और मन बना दिया आर्मी की सेवा करने के लिए, और एक आर्मी ऑफिसर बन गए। और उसके बाद मन में आया कि हम एक IAS ऑफिसर बन के पूरे शहर की और देश की सेवा करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ट्रांजिशन मोड था, ये मोड एक कह सकते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर बनने के बाद इतनी मेहनत और इतनी सारी प्रैक्टिस और अभ्यास करने के बाद अपने शरीर को फैट फ्री बनाकर एकदम मतलब कड़क बॉडी बनाने के बाद एक IAS ऑफिसर बनने का सपना, ये ट्रांजिशन कैसे और क्या सोच के आया? नहीं, कड़क बॉडी तो
आर्मी खुद बना देती है, उसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, तो अपने आप बन जाते हैं। तो हुआ ये कि मैं शुरुआती हमारी पोस्टिंग हमारी 2.5 साल में रहा कश्मीर में। अच्छा। उसके बाद फिर मैं रांची में रहा, फिर हैदराबाद आरटी सेंटर हैदराबाद में पोस्टेड रहा मैं लास्ट फेज में। तो आरटी सेंटर हैदराबाद में फिर वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे थोड़ा एकेडमिक से हमारा टच बढ़ा। वहाँ पे उस्मानी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ 1-2 प्रोफेसर्स वगैरह थे, उनसे संपर्क हुआ, कांटेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी कि यहाँ रूटीन में थोड़ा सा ईजी लाइफ थी जी आरटी सेंटर हैदराबाद में, तो ट्रेनिंग सेंटर है ये। तो वहाँ पे फिर मैंने स्टेट सर्विसेज और IAS दोनों की तैयारी शुरू करी। प्री एग्ज़ाम दिया, प्री क्वालिफाई किया, मेन एग्ज़ाम मैंने वहीं से दिया। मेन एग्ज़ाम के बाद फिर उसमें क्वालिफाई किया। इंटरव्यू के लिए मैं वहीं से गया, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब उसमें ये हुआ कि चूँकि अब ये कि शायद एक तरीके से जो लोग IAS की तैयारियाँ कर रहे हों उनके लिए भी एक प्रकार से गाइडेंस है। जैसे कि मैंने उसमें लिख दिया इकोनॉमिक्स का टॉपर। अब टॉपर इकोनॉमिक्स था मैं, लेकिन 6 साल हो गए थे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, 6-7 साल हो गए थे, कोई टच नहीं एकेडमिक्स से। अब क्वेश्चंस हम पे बन रहे हैं इकोनॉमिक्स के जी, सारे सवाल इकोनॉमिक्स से शुरुआत हुई इसी से। अब उसमें चूंकि इकोनॉमिक्स हमारा छूटा हुआ है जी, तो 1, 2, 3 सवाल हमारे उसके आए, इकोनॉमिक्स पे आए, फिर गड़बड़ हो गए। फिर वो जो थे अध्यक्ष महोदय, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर हमारा टच जो है बहुत दिन से छूटा हुआ है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स मैंने ये सब्जेक्ट भी ऑफर नहीं किया है इसमें, क्योंकि मैं लेटेस्ट नहीं जान रहा हूँ कि अब उस इकोनॉमिक्स में कहाँ तक क्या कुछ पहुँच चुका है। 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तो फिर उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ उन्होंने घुमाया। फिर इंटरव्यू ठीक रहा ओवरऑल, लेकिन शुरुआती ये एक फियास्को हो गया। तो इसने हमारे मार्क्स पे असर डाला होगा जी। तो रिजल्ट ये हुआ कि मैं IAS एलाइट्स में पहुंचा, जो कि हमारा टारगेट था कि ऊपर के लेवल पाना, वो नहीं हो पाया। और उससे पहले जो है जो IAS में एक रिजर्वेशन एक्स आर्मी का हुआ करता था, वो 5-6 साल पहले समाप्त हो चुका था, खत्म हो गया था। तो उसके कारण ये ओपन कंपटीशन था डायरेक्ट सबके साथ। एक आम यूनिवर्सिटी से निकला हुआ लड़का था। जब मैं एग्ज़ाम में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अगर मैं IAS का एग्ज़ाम दे रहा होता, उसके बराबर पैरिटी पे अब मैं 6 साल के बाद एग्ज़ाम दे रहा था। तो बहरहाल तो परिणाम ये हुआ कि IAS एलाइट्स में पहुंचा मैं। अच्छा, उसी टाइम ही हमारा सिलेक्शन स्टेट सर्विसेज में भी हो गया था। तो स्टेट सर्विसेज में हमें सिलेक्शन ये SDM में हुआ, डिप्टी कलेक्टर में। तो अब हमारे सामने धर्म संकट आ गया कि हम क्या ज्वाइन करें। तो ये हुआ कि स्टेट सर्विसेज को हम ज्वाइन कर लेते हैं, IAS का फिर एफर्ट आगे भी जारी रहेगा। तो ये था ये। तो इस तरीके से हमने स्टेट सर्विसेज ज्वाइन की यूपी काडर में जी। हाँ सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो बड़ा फनी सा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कई हमने वीडियोस में यूट्यूब पे या बहुत सारी जगहों पे ये सुना है कि जब सिविल सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यूज होते हैं तो बड़ा ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर 7th फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है तो किसी ने कहा कि हमसे पूछा कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं? नहीं, ये शुद्ध बकवास शुद्ध बकवास। ये सवाल वो लोग लिखते हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू फेस किया ही नहीं। एग्जैक्टली तो मैं वही क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बड़ा अजीबो गरीब ऐसे सवाल कर देते हैं। IAS में पूछा जाने वाला बेहतरीन सवाल वो शुद्ध रूप से बकवास है जी। IAS के इंटरव्यू मैंने जो है 2 बार फेस किया, तो उसमें कभी भी उसमें शुरुआत में आपको कंफर्टेबल करते हैं जी, क्योंकि आपसे इंटरव्यू तभी हम सवाल जवाब तभी आपसे इनपुट ले पाएंगे जब आप कंफर्टेबली रहेंगे। उसके बाद कंफर्टेबली आप बैठे, फिर आपसे अपने जिस भी विषय पर उनको पूछना शुरू किया, प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्विच ऑफ कर गए, उससे दूसरी तरफ चालू हो गए, दूसरे विषयों पे आ गए। तो इस तरीके से, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको प्रोब करना है। बाकी ये सब टेढ़े मेढ़े सवाल तो हम लिख पढ़ करके तो आए ही हैं, यहाँ तक पहुँचे ही हैं, इंटरव्यू में तभी तो आए हैं। अब इंटरव्यू में उनको हमारी पर्सनैलिटी को गेज करना है, और हम किसी चीज़ को किस तरीके से वार्ताओं में, बातचीत में एनालाइज कर सकते हैं, उसमें कोई एनालिटिकल हमारी कैपेसिटी को जानना चाहते हैं, क्षमता जानना चाहते हैं कि हम
एक मोटी अकल के आदमी हैं या चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने की क्षमता हमें है, ये उनका फोकस होगा। वहाँ नॉलेज के लिए आपको इंटरव्यू नहीं होता जी, इंटरव्यू तो आपकी इन क्षमताओं के टेस्टिंग के लिए होता है, इसलिए वो सब सवाल एग्जैक्टली कि आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं अपने शहर की, क्या आप उसको संभालने में, उसको आगे करने में केपेबल हैं भी कि नहीं है। अच्छा, कहते हैं सर लोग कि आर्मी में जाने के बाद एक फोकस्ड चीज़ होती है वहाँ पे कि आपको केवल देश के लिए काम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि दिमाग से लोग ज़्यादा नहीं सोचते, बस उनको यही करना है कि उनका एक टारगेट होता है, गोल होता है, उसके बारे में वो बात करते हैं और वहीं पे वो फोकस्ड रहते हैं। तो बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, जब आपने सिविल की तैयारी का प्लान किया तो क्या ये चीज़ें आपको हेल्प करी कि आपका जो डिसिप्लिन दिनचर्या थी, जिस तरह से आपने अपनी आर्मी लाइफ को जिया, क्या उसने उसको हेल्प किया वहाँ तक अचीव करने में, या कहीं पे आपको लगा कि ये वो जो 5 साल गुजरे हैं उसने कहीं ना कहीं इंटरप्ट किया है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्मी आपको टारगेट ओरिएंटेड बनाती है, ये आपकी सोच डेवलप हो जाती है। आर्मी के जितने भी टास्क होते हैं, जो भी आर्मी करती है, उसमें टारगेट, टाइम फ्रेम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बगैर फौज कुछ नहीं करती। करेक्ट। कोई चीज़ कब पूरी होनी है, कोई भी टास्क आपको दिया है कब तक पूरा होना है, इसलिए आपके दिमाग में हमेशा ये बात आ जाती है। कोई भी काम आपको दिया जाएगा सिविल में, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से, तो आप भी पूछेंगे सर ये कब तक होना है। आप टाइम फ्रेम तुरंत जानना चाहते हैं, जिससे कि आपको ये पता हो कि कितना टाइम आपके पास उपलब्ध है, राइट, और कितनी जल्दी आप इसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक माइंड फ्रेम दिमाग में आ जाता है कि कैसे कोई चीज़ की जानी है और कितना समय उपलब्ध है। तो आर्मी में पहले दिन से ये ओरिएंटेशन आपका रहता है। उसके लिए आप कोई सिविल साइड में आने पर ये चीज़ आपको हमेशा हेल्प ही करेगी, बल्कि लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। राइट, ये मानसिकता, ये माइंडसेट जी, तो ये है, इसका एडवांटेज ही हमें मिला है जी। और अब ये दूसरी बात है कि आर्मी इसलिए नहीं बनी है कि आपको आईएएस बना दे, वो तो अपने रूटीन से चलेगी। राइट। अभी आपके ऊपर है कितना समय आप निकाल पाते हैं, कितनी आप तैयारी कर पाते हैं, वो आपके ऊपर। डेफिनेटली। अच्छा सर, जो अभी नई स्कीम आई है अग्निवीर वाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 4 साल के लिए हमारा यूथ वहां जाएगा, तो वो डेफिनेटली, जब आप ये कह रहे हैं कि वो हमें हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करने में, हमारी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करता है, तो मुझे लग रहा है कि 4 साल के बाद लौटने के बाद अगर इंसान में वो जज्बा है और वो महत्वाकांक्षा है कि हमें कुछ और अचीव करना है, वो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो अचीव कर पाएगा। हम क्या हैं, हम अग्निवीर ही तो हैं। राइट सर। बस अफसरों के अग्निवीर हैं आप कह लीजिए। हाँ जी। 5 साल के बाद हमसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या होगा जब 5 साल बाद निकलोगे, तो हमने अपनी ही तरीके सोचा। आर्मी ने जो हमको सिखाया, जो एकेडमिक्स हम सीख पाए, उन सब चीज़ों को कंबाइन करके हमारा आगे का करियर बना। तो अब हमने अपने तरीके से डिज़ाइन किया अपने करियर को। अब सरकार जहाँ 5 साल के लिए या 4 साल के लिए आपको ये फैसिलिटी दे रही है, आप अग्निवीर के तौर से, तो आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं। आप इसको ये मत मानिए, आप ये मानिए कि आपको एक पेड ट्रेनिंग मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे हम लोग या जो हमारे 160 बैचमेट्स थे, कुछ तो शहीद भी हो गए, बलिदान हो गए उसमें, और जो भी बाहर निकले उसमें से, और बहुत सी सेवाओं में हैं, कुछ विदेशों में हैं, कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, उन्होंने अच्छी पोजीशन अचीव की, और जिस लेवल पर आर्मी में थे उससे सबने बेहतर किया। शायद हमको नहीं लगता किसी काम ने ऐसा सुना हो कि वो अपने आर्मी के लेवल से कहीं नीचे गया हो। तो वो आपकी क्षमताएं इतनी आपकी डेवलप हो जाती हैं कि ये एक तरीके से आप ट्रेनिंग मानिए, कैपेसिटी बिल्डिंग मानिए, जो कि हमेशा आपको किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, अगर आप बिजनेस में हैं, कारोबार में हैं, या किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, या गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, तो वो हमेशा आपको हेल्प करने वाली है। क्या बात है। आप आर्मी के बाद देश की सेवा के लिए आ गए, और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब आप प्रयागराज में एज अ कमिश्नर काम कर रहे थे, तो अतिक्रमण हटाने का एक बहुत बड़ा काम आपको सुपुर्द किया गया था, और उसको किस तरह से भली भांति आपने किया और किस तरह से माफियाओं को का सामना किया, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। वो इंसिडेंट ज़रूर उन तमाम ऑफिसर्स के लिए एक सबक की तरह से होगा कि किस तरह से हम अच्छी तरह से इस काम को कर सकते हैं। मैं प्रयागराज में म्यूनिसिपल कमिश्नर था जी। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो नगर निगम का जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप कह लीजिए, तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हुई थी। उससे पहले हमारे साथ एक्सपीरियंस था कानपुर का। कानपुर में 2 साल मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा था, और वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हम लोगों की, और नए इनिशिएटिव्स लिए बहुत सी चीज़ों में हम लोगों ने। और जो कानपुर का एक्सपीरियंस इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि आप इलाहाबाद को समझ सकें, प्रयागराज को आप समझ सकें जो वहाँ पे हुआ। कानपुर में हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
का एक नॉवेल एक्सपेरिमेंट किया था भारत सरकार के सहयोग से जी। वो JNNRM स्कीम के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई व्यवस्था, नई सफाई व्यवस्था कायम की हम लोगों ने। और उसमें ये हुआ कि कानपुर में परिवर्तन का बड़ा अच्छा दौर प्रारंभ हो गया सफाई के बारे में। जिस शहर को हम लोग हमेशा देश का सबसे गंदा शहर कहा करते थे, उसमें बहुत कुछ बदल गया, बहुत चीज़ें बदल गई। सफाई की व्यवस्था, नई एक कंपनी आई, हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट स्थापित किया, वो कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्थाएं बदल गई। तो उस साल ये हुआ कि कानपुर के उस इनिशिएटिव के लिए देश में कानपुर को पहला नंबर दिया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उस इनिशिएटिव के लिए। विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी उस समय थे जी, मनमोहन सिंह जी, उन लोगों ने हम लोगों को अवार्ड दिया कानपुर सिटी को उस अचीवमेंट के लिए। क्या बात है। तो ये एक बड़ा काम था, बड़ा नाम हुआ कानपुर का उस बीच में। और हम लोगों ने उस सफाई व्यवस्था को, बहुत से लोग, बहुत से म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आने लगे कानपुर देखने के लिए ये क्या चीज़ हुई है यहाँ, तो कैसे ये चीज़ अचीव की गई। जो कभी सबसे गंदा शहर हुआ करता था, वो एक लेसन, एक सब्जेक्ट बना जिससे लोग स्टडीज़ करने आने लगे। यहाँ तक कि सूरत की टीम, सूरत आप जान रहे हैं, जी। सूरत कितना बड़ा नाम है। सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर आए, सूरत की टीम आई, वहाँ के पार्षद आए देखने के लिए, भाई इन लोगों ने कौन सा जादू कर दिया। तो ये है। तो एक कानपुर को हम लोग वहाँ से वहाँ तक ले आए थे। खैर बहरहाल सरकार बदलती है, नए लोग आ जाते हैं, तो हम लोग सड़क पे आ गए, उसका सचिवालय पोस्ट हो गए। फिर हुआ ये कि कुंभ का टाइम आ गया था 2013 में जी। तो प्रयागराज पोस्टिंग हो गई हमारी म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब मैंने देखा कि समय हमारे पास है 3-3.25 महीने के आसपास बस कुंभ प्रारंभ होने में। और जो फीडबैक हमें मिला इलाहाबाद से कि वहाँ कोई काम धाम नहीं हुआ था। क्या चैलेंजेस भरे हुए। अब जितना बजट था वो सब सारा का सारा पेंडिंग था। हाँ। और हमारे पिछले म्यूनिसिपल कमिश्नर से मैंने पूछा, भी हमारे मित्र ही थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो जिस टाइप का हाल है सब यहाँ काम कराना ही संभव नहीं इन लोगों के बीच में। ये सब चाहते हैं कि हमको काम दे दें, उनको काम दे दें, तो काम चाहे हो चाहे ना हो, इनको तो नहीं दूंगा मैं किसी कीमत पे। तो उस में जो है अब वो काम सारा अटका हुआ था। अब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि अगर काम नहीं हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। पहला टेंडर किया हम लोगों ने, 100 करोड़ के काम होने थे और उस चांस की बात थी 100 दिन ही बाकी थे। अच्छा, ओ। तो अब स्थिति ये हो गई कि अब एक एक दिन हमारे लिए भारी पड़ रहा था। पहला टेंडर टोटल बायकॉट कर दिया लोगों ने। वो सेटिंग से चाहते थे कि टेंडर उनको मिल जाए, जो माफिया थे वहाँ के, उसमें बहुत से लोग शामिल थे। और नाम नहीं लूँगा मैं, आप इलाहाबाद सॉरी प्रयागराज को आप जान ही रहे हैं जी, क्या है वहाँ पे, किस टाइप के लोग वहाँ उस ज़माने में माफिया हावी हुआ करते थे। तो अब वो बायकॉट हुआ। अब दोबारा टेंडर कॉल किया गया, उसको भी इन लोगों ने नहीं होने दिया। तीसरे में हमने ओपन कर दिया कि भाई कहीं पर भी कोई भी ठेकेदार किसी भी जगह रजिस्टर्ड हो वो अप्लाई कर सकता है। एक बक्सा रखवाया कलेक्टर साहब के यहाँ टेंडर डालने का, एक ला करके नगर विकास में रखवा दिया, यहाँ पर भी अब प्रोपगेट कर दिया कि पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई आए, जबरदस्त, चाहे PWD का हो, सिंचाई का हो, कहीं का भी, किसी भी कहीं से भी आ सकता है। तो उसमें बिहार के भी कुछ ठेकेदार आए, उन्होंने टेंडर डाले, और भी लोगों के आए, बहुत जगहों के आए, टेंडर पड़ने शुरू हो गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग सेटिंग चाहते थे वो नर्वस हो गए। उनका कि अब तो टेंडर से ही लेना पड़ेगा काम, नहीं तो हम लोग बेरोजगार रहेंगे पूरे टाइम पे, तो बाहर के लोग आ गए। तो उन्होंने 8.5% जो 0.1 0.2 करके सेटिंग करना चाह रहे थे, घटा करके आपस में मैच करके, वो 8.5% नीचे आ गए कि इतना नीचे तो कोई नहीं आएगा। क्या बात है। अब आप ये समझिए कि 110 करोड़ रुपए में से हमारा पूरा बजट पहले ही दिन से टेंडर होते ही घट करके 99 पे आ गया। मतलब 11 करोड़ की बचत हमारी पहले ही टेंडर होते ही हो गई। तो अब ये शुरुआती हमारी जो है सफलता रही उसमें। तो वर्क ऑर्डर वगैरह हो गया, काम धाम शुरू हो गया। उसके साथ शासन ने उस समय एक और अच्छा किया कि हर एक कार्य की टेस्टिंग होगी। हमारे खिलाफ बहुत सी शिकायतें दुनिया भर की, सब ने हर कागज़ भेज दिया इस टेंडर प्रोसेस के दौरान कि ये बेईमानी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, यहाँ से ठेकेदार ला रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, दुनिया भर की। तो शासन ने ये किया कि एक बना दिया, ये जो हम लोगों की ऑडिट टीम होती है, स्पेशल ऑडिट टीम क्रिएट करके नगर निगम पर ही लगा दी। फिर नगर निगम की शिकायतें बहुत आ रही हैं, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ था। तो वो टीम आकर के बैठ गई। हमने आदेश कर दिया कि भाई जितनी फाइलें होंगी प्रोसेस, इस ऑडिट टीम से परीक्षण करा लीजिए पहले से ही, उसके बाद फिर आगे चलेगी। तो उनका भी काम शुरू हो गया, वो भी देखने लगे भाई फाइल्स में क्या आपको मिलेगा, आप जाइए फील्ड देखिए, मौका देखिए। शासन ने एक और आदेश कर दिया था उस दौरान कि एक टेक्निकल टीम बना दी थी
जो एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर वगैरह को लेकर के कि ये कामों की टेस्टिंग करेंगे। तो हर काम की टेस्टिंग कराने की जिम्मेदारी भी आ गई। तो उससे ये हुआ क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई हम लोगों के काम की। तो जितने भी 100 करोड़ के काम हुए, काम हम लोगों ने काफ़ी हद तक पूरे कराए, सब पूरे काम फिनिश किए हम लोगों ने लग करके। और थोड़ा सा कुंभ के बाद भी काम चलता रहा, कुंभ शुरू होने के बाद भी काम चलता रहा, क्योंकि आप जादू हवा में नहीं उड़ा देंगे आप पैसे ही। आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है आपको, चूँकि हमें सब जगह बतानी होती है, तो हम लोगों ने डेली मॉनिटरिंग, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना शुरू किया शासन को भी सब जगह कि भाई क्या क्या काम हमारे हो रहे हैं, कितने हो गए, कितने पूर्ण हो गए, कितने अब पूरे हो जाएंगे। एक पर्ट चार्ट कहा जाता है कि उसमें टोटल टाइम फ्रेम के लिहाज से हम लोग चल रहे थे। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे काम हुए, जितनी शिकायतें थी सब ध्वस्त हो गई। इसके अलावा उसमें बाकी जो इसमें चूना उना खरीद में वो बड़ा गेम हुआ करता था उस ज़माने में जी। तो अब जब चूने की फाइल आई तो हमने कहा भाई इतना चूना आप जो खरीद रहे हो, आप साल में कितना चूना इस्तेमाल करते रहे हो? तो उन्होंने बताया सर इतना चूना इस्तेमाल करते रहे। हम कहे इसका दुगना ले लीजिए आप, इस कुंभ के, भाई कुंभ में बहुत काम, 2.5 गुना ले लीजिए, ये 5 करोड़ का चूना, ये तो पूरा इलाहाबाद सफ़ेद हो जाएगा। तो उसमें करीब, मुझे जो अभी याद आता है, करीब 3 करोड़ की हमारी बचत हुई। क्या बात, 3-3.5 करोड़ की, बताइए। तो 11 करोड़ और प्लस ये करीब 3.5-4 करोड़ आप ले लीजिए, तो 14-15 करोड़ की सेविंग हुई 110 करोड़ के बजट में। बहुत बढ़िया। तो अब ऑडिट वाले वो तो सामने देख रहे हैं ना क्या बचत हो रही है। तो ऑडिट रिपोर्ट्स, हम लोगों पर ऑडिट ऑब्जेक्शन कुंभ खत्म होने के बाद बमुश्किल तमाम 3 ऑडिट रिपोर्ट बन पाई। वो भी उन सब ने इसलिए लिख लिया कि सर कुछ तो लिख लें। और बल्कि वहीं पीडब्ल्यूडी में 250 ऑडिट रिपोर्ट हो रही है, बिजली विभाग में 300-350 हो रही है, और हम लोगों का खाली बस इतना है। मेला प्रशासन के खिलाफ जो भी उन्होंने किया हो याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट से एक रूटीन में बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। तो इस तरीके से स्ट्रगल करके हम लोगों ने काम धाम करवाया। अतिक्रमण अभियान, हाई कोर्ट से इतनी ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रक्चर्स मिलते थे पहले शुरू में कि ये नहीं कर रहा नगर निगम, ये नहीं कर रहा नगर निगम ने क्या किया। पिछले नगर आयुक्त की हमारी बड़ी क्लास लगती थी। एक आध बार मैंने देखा है उस बेचारे को इतना डांटते थे जज साहिबान, और वो सर झुकाए खड़ा सुनता रहता था। तो मैंने कहा भाई ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बल्कि मैं कहा कि नहीं, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो कुछ है, जो भी हाई कोर्ट का डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखा जाएगा सब। तो उसके बाद हम लोगों ने अभियान शुरू किया, और अगली रिपोर्ट जो हाई कोर्ट 15 दिन पर मॉनिटर करता था कुंभ के बारे में, तो उसमें जज साहब ने कोई डांट फटकार नहीं की, थोड़ा तेवर दिखाया। तो उसके बाद हम लोगों ने अभियान शुरू किया, अपनी टीम खड़ी की हमने अतिक्रमण अभियान की। टीम ही नहीं थी, आपको ताजुब होगा कि एक बुलडोजर था जैसे भी, और उसके साथ 3 या 5 लोग थे जो कि वो सब लेके चलते थे, गहदाला वगैरह और हथौड़ा वगैरह लेकर के, वो भी टेढ़े मेढ़े लोग, बड़े कमजोर से। मैंने कहा यार ये क्या, हवा में जो गिर जाए वो क्या बिल्डिंग गिराएंगे। तो अब हम लोगों ने एक वहाँ पे नॉवेल एक्सपेरिमेंट किया, एक जो कहा जाए कि आपदा को अवसर बनाया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी हर जगह पूरे प्रदेश में, तो बड़ी एक अच्छी खासी संख्या में ऐसे लोग भी सफाई कर्मी बन गए थे जो कि सफाई कर्मी काडर से नहीं है, पिछड़े वर्ग से हैं या सवर्ण समाज से हैं। अब तनख्वाह तो वो ले रहे हैं और कागज पे भी हैं, लेकिन झाड़ू तो उठाएंगे नहीं, न किसी ने इंश्योर किया था कि झाड़ू उठाएं। तो हमने एक दिन सबकी मीटिंग बुलाई, संडे का दिन। हम कहा ये सारे लोग जो नहीं आ रहे हैं, जो अन्य समाज के लोग हैं और सफाई कर्मी के तौर से भर्ती हैं, सबको बुलाया जाए जी। तो सब आए, हमको वार्ड वाइज वहीं मैदान में बैठाने के लिए व्यवस्था की गई। इस वार्ड के यहाँ, इस सब जितने हमारे जितने वार्ड थे यहाँ सब बैठेंगे। तो सामने बैठाया तो वो पार्किंग में वो सब लोग आना शुरू हुए। मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम दिया गया था। मारुतियों से आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं, अच्छे खासे जीन्स पहने हुए, सोने की चेन लगाए। हम कहिए सफाई कर्मी। अब उन लोगों ने कभी झाड़ू उठाया नहीं था पिछले 3-4 साल से, जब से भर्ती हुए थे। अपनी व्यवस्था के तहत, जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, जो नगर निगम की कुछ अंडरहैंड व्यवस्थाएं थी उसके तहत वो अपना चल रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे कायदे से। तो अब ये था, तो हमने सबको बड़ा क्लियर कर दिया कि झाड़ू उठाना पड़ेगा।
और तुम लोगों को मैं कुछ और भी काम देना चाहता हूँ। तो उसमें से जो हमने पूछा कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस किस किस का है, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, उनका सर अपना ले करके आना वो, तो करीब 25-30 हमने ड्राइवर्स छांटे, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर्स चल रहे थे नगर निगम में। अच्छा। तो हमने कहा ये सफाई कर्मी हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं और सफाई की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अगर हम ड्राइवर्स भी इन्हीं में से ले लें तो वो तो हमको बचेगा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा, इनको सैलरी दे ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो वो करीब 25-30 हमने ड्राइवर्स वहाँ से लिए। उसके बाद मजबूत शरीर के जो उसमें थे खड़े हुए लंबे चौड़े, तो उन सबको हमने एक तरफ किया। हम कहा कि अतिक्रमण गैंग 70 लोगों का बनेगा और बाकी सबसे कह दिया गया तुम जाओ फील्ड में अपने अपने काम करो, सफाई वाले, और जो है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को ही बुलाया जाएगा अतिक्रमण अभियान के लिए। तो 70 लोगों की ये टीम ली गई और उसको ले करके हम लोगों ने उनको बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी, हेलमेट, बूट वगैरह सब पकड़ाए। कहा कि अब तुम लोग हमारे अतिक्रमण अभियान में काम करोगे। और उन लोगों को तो जैसे उनको लाठी खुल गई कि भाई ठीक है, कम से कम एक रेस्पेक्टेबल काम मिला उनको। ऐसा नहीं कि सफाई का काम जो है कोई डिग्रेडेड काम है, अब तो हम लोग मशीनों से भी करते हैं, कई तरीके करते हैं, लेकिन जो माइंडसेट है समाज में उसके लिहाज से अब फिर उन्होंने अतिक्रमण अभियान में काम करना शुरू कर दिया। और 70 लोगों की टीम हेलमेट लगाए हुए, लाठी लिए हुए और वो सब्बल लिए हुए, हथौड़े लिए हुए, एक जेसीबी 2 जेसीबी लेकर के चल रहे हैं। तो जैसे कि अब कहाँ कौन टिकने वाला है। घंटों घंटों में जब मार्केट, इलीगल मार्केट साफ होने लगे, ध्वस्त करके हटा दिया गया, रास्ते खुल गए, ट्रैफिक खुल गया, बहुत जगहों पे कंजेशन ख़त्म कर दिया हम लोगों ने इस तरीके से। तो अब ये रिपोर्ट हाई कोर्ट पहुंची, तो हाई कोर्ट में बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ, उनको सपोर्ट नगर निगम को मिलना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट से कुछ चीज़ों के बारे में रिक्वेस्ट भी किया माननीय उच्च न्यायालय से कि हमें इस तरीके से और चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए, अगर आप ये भी आदेश कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हमने प्रॉपर फोरम में, तो हाई कोर्ट का बहुत कोऑपरेटिव एटीट्यूड रहा जी। और हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटवाया। और यहाँ तक कि सिविल लाइन्स में करीब 70 दुकानें थीं जो कि जिनको की जो इलीगल घोषित हो चुकी थी, जो सड़क पटरियों पर थीं। अब वो सड़कों की चौड़ाई में बहुत बड़ी बाधा थी, वो होती हैं। हाँ, तो वो 4 टीमें बना करके हम लोगों ने, अच्छे खासे 250-300 पुलिसकर्मी मिले, हमारे 250-300 कर्मचारी थे, और ज़बरदस्त अपोजिशन के बीच मैं समझता हूँ कि 4 टीमें बनी, 4 मजिस्ट्रेट्स लगे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, हम सब लोग थे, और 2 घंटे के अंदर सारी दुकानें हटवा दी गई, गिर करके बराबर। क्या बात है। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं, जब आप एक पोजीशन ऐसे लेते हैं जहाँ पे आपके चाहने वाले तो कम होते हैं, हो सकता है, लेकिन आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले बहुत होते हैं, उसमें एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो किस तरह से लोगों को, एक कहते हैं ना ईगल आई, एक बाज की दृष्टि से वो उन तमाम चीज़ों को करने में कैपेबल हो। तो वो सारी चीज़ें आज हम सीख रहे हैं। सर आपकी हम कितनी ही बात करें, चाहे वो कोटा की दुकानों को लेकर बहुत अच्छा सा इंसिडेंट हो, या कोट द्वार में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके हों, या कानपुर में जो कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीप प्रज्वलन की एक प्रथा हो वो स्टार्ट होना हो, चाहे घाटों की सफाई हो, चाहे शहर का विकास हो, कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा ऐसा है बोलने के लिए जो हम इस समय बोलना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। लेकिन हम चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहेंगे सर कि तमाम लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश जैसा तो हमारे पास कुछ नहीं है अरे सर, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मैं लोगों को संदेश दे सकूं। एक आप ये कह लीजिए कि मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड का व्यक्ति रहा प्रारंभ में, और अपने पर्सनल कमिटमेंट या नेशनलिस्ट कमिटमेंट के तहत, जो कि हमारे मन में हमेशा लिंगर करता था, उसके तहत में सेना में गया। उसके बाद वहाँ से फिर मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आया जी। तो वो जो चीज़ होती है कि आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वो मरते नहीं। अब फिर मैंने उनको लिखना शुरू किया, उन आइडियाज़ को। लिखने का सिलसिला हमारा शुरू हुआ 2005 से। उसके बाद फिर मैं जब अखबारों में हमारे लेख छपते रहे, जब मैं यहाँ पर आया था 2007 में, तो या 6 में की बात है, जब मैं कानपुर में आया था एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर होकर के जी पहले, तो उस दौरान एक कानपुर का शहीद लड़का था मेजर सलमान। अच्छा। तो मेजर सलमान की शहादत की बरसी आ रही थी। अच्छा। तो उसके फादर आए हमारे पास, मुश्ताक भाई, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही काम करते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि
सलमान की शहादत को 1 साल हो रहा है। लोगों ने वायदे बहुत किए थे, उसको शौर्य चक्र मिला था। अच्छा। कश्मीर में कुपवाड़ा में शहीद हुआ था वो आतंकवादियों से लड़ते हुए। तो उसकी शहादत पे लोगों ने वादे तो बहुत किए, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। उस समय नगर निगम का नया नया गेट बन रहा था कानपुर का, और जो हमारे पुराने नगर आयुक्त साहब थे वो बड़ी अच्छी डिज़ाइन से गेट बनवा रहे थे, दिल्ली में कहीं देख के आए थे जी। तो बन रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि वो सस्पेंड हो गए। तो उनके सस्पेंड हो जाने के बाद एडिशनल मैं ही था, तो मैं ही चार्ज में था। तो हमारे मन में सोचा कि क्यों न हो सलमान के नाम पे उस द्वार का ही नामकरण कर दिया जाए, तो कम से कम एक हमेशा मेमोरी में ये बात रहेगी। क्या बात है। कि मेजर सलमान द्वार, ये हमने मन में सोचा उस समय। फिर ठेकेदार को बुलाया, हमने कहा कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इस तारीख को उसकी शहादत, मैंने कहा 6 मई की तारीख थी। उस समय मुख्यमंत्री जी से समय लेने की बात थी, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुराग श्रीवास्तव जी की जिम्मे हमने छोड़ा। हमने कहा मुख्यमंत्री समय ले लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मैसेज किया, मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी उस समय पहले रक्षा मंत्री रहे ही थे, फौजियों का कार्यक्रम था, उन्होंने कंसेंट दे दिया। उसके बाद हमने मुश्ताक भाई को बताया कि ये हम लोग करने जा रहे हैं, कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गेट का नामकरण तो सलमान के नाम पे कर ही देते हैं। तो वो कार्यक्रम तय हो गया। तो उसके बाद ये मन में आया कि सलमान के बारे में कुछ लिखा जाए अखबारों में। तो मेजर सलमान के मैं घर गया मुश्ताक भाई के यहाँ, उसकी चिट्ठियाँ देखी, अच्छा लेटर्स वगैरह, और उसको लेकर के एक राइटअप बनाया हमने। और फिर मैंने उसको उस समय 2 अखबारों में भेजा, सहारा में और इसमें आज में। तो जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन ये दोनों छपे, अब अच्छा कवरेज रहा उसका। और मुलायम सिंह जी आए, उन्होंने 20-25 मिनट भाषण दिया, उसके बाद वो चले गए और द्वार का उद्घाटन हो गया। तो वो जो हमारा लेख छपा उसको बहुत से लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर ये हुआ कि जागरण के हमारे जो थे राजीव सचान जी, उनसे हमारी बात हुई और एक आध लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप कुछ लेख हमको भी भेजिए, फौजी बैकग्राउंड किस तरीके से। तो अगला लेख मैंने 65 वार के बारे में लिखा, उसके बैकग्राउंड भूमिका के बारे में और कहाँ गलतियाँ हुई हमसे, एक समीक्षात्मक लेख। वो जागरण ने और एडिशन छापा। वो पहला राइटअप लिखने पढ़ने की लाइन में मैं वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। और उसके बाद से मैं समझता हूँ कि आज तक अगर हम काउंट करेंगे, काउंट तो नहीं किया है, 250 से 300 के बीच में राइटअप छप चुके हैं। वाह क्या बात है। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में। शुरू में काफ़ी तेज में लिखा करता था, और इस बीच में थोड़ा मैं पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन लेख हमारे लगातार छप रहे हैं जी। तो ये है, तो इस तरीके से एक लिखने का भी एक एंगल हमारा साथ साथ चल रहा है। क्या बात है। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको बुक के शेप में भी ले आऊँ। बहुत से हमारे विषय फॉरेन पॉलिसी हैं, डिफेंस है, राष्ट्रीय नेशनलिस्टिक एक बिल्टअप है, इंटीग्रेशनल अप्रोच है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी लेख मैंने लिखे हैं, समाज के एकीकरण के दृष्टिकोण से, जातिवाद के अगेंस्ट में। अब कम्युनलिज्म को भी हैंडल किया है अपने लेखों में कि भाई किस तरीके से इन कम्युनल समस्याओं को लेकर के इनका समाधान हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे विषय हैं। ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, ब्यूरोक्रेसी के अलावा, आर्मी सेवा के अलावा ये एक तीसरा एस्पेक्ट है जो कि हमारे साथ साथ चलता रहा है, लिखने पढ़ने वाला, जिसमें मैं अनायास आ गया और आने के बाद ये हमारे साथ साथ चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। क्या बात है। कलम बंदूक से कलम का सफ़र, एक तरीके से आप कह लीजिए कि बहुत बढ़िया बात कही है आपने। सर आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बस टाइम हमें परमिशन नहीं दे रहा कि हम और ज़्यादा बात कर पाए, लेकिन आपसे एक वादा चाहते हैं कि एक बार और आप वक्त निकालेंगे और हम बहुत सारी आपके जो कार्यकाल के समय की चीज़ें हैं उनको एक बार फिर से हम बात करेंगे और डेफिनेटली वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। सो इस वादे के साथ नहीं, बिल्कुल, जब भी आप हमसे कहेंगे मैं उपलब्ध हूँ और मैं आऊँगा। और हम चीज़ों के बारे में, देखिए, एक तो होता है कि आदमी चीज़ों को एनालाइज करता है, एक तो है कि आदमी अपनी प्रशंसा करता घूम रहा है जी, तो वो नहीं, हम कहाँ फेल्योर हुए वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम ये कहें कि हम यहाँ पे सक्सेस हुए। राइट। तो जितनी सक्सेस हमारी है उससे ज़्यादा ही फेल्योर है। एग्जैक्टली। तो हम लोग फेल्योर भी डिस्कस करेंगे, क्यों हुई, क्यों हम जो चाह रहे थे उस चीज़ को हम किस वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी लेसन है, वही उतना ही इंपॉर्टेंट लेसन है जितना कि हम ये कहें कि हमने झंडे गाड़े के साथ हमने ये देव दीपावली हमने शुरू कर दी। जी जी जी। तो ठीक है, लेकिन बहुत सी जगहों पर हम जहाँ सफल नहीं हुए उन कारणों की भी समीक्षा होनी आवश्यक है।
तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। मुझे तो सर एक बात बहुत अच्छे से याद आ रही है, और मैं जब भी मुझे इस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह से आपने जो काम किए हैं, काम वही किए हैं जो हर ऑफिसर वहाँ पे उस तरह से करने की कोशिश करता है, लेकिन जो आपने काम किए हैं उसके लिए मुझे हमेशा एक लाइन याद आती है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वही काम अलग ढंग से करते हैं। और डेफिनेटली आपने वो सब काम अलग ढंग से किए हैं। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया अपनी बात रखने का। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ, हमारे बीच आज के मेहमान श्री आर विक्रम सिंह जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। फिलहाल विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन आपसे यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, कुछ ऐसा करिए जो लोग आपसे इंस्पायर हो पाए। सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।